तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर हैनीमैन, जिन्होंने ऐसे इस जबरदस्त साइंस का इन्वेंशन किया। और हम लोग, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जितने भी मास्टर्स हैं जिनकी वजह से होम्योपैथी का फ्लो है जबरदस्त है। और सब जितने लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ये सब इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनको होम्योपैथी और होम्योपैथी लवर, दे आर लवर एक्चुअली, है ना। तभी होम्योपैथी को, क्योंकि देखो आप, होम्योपैथी इज अ मैटर ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। अब इसी स्ट्रगल से लोग अचीवमेंट भी करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप, जैसे मैं बताऊं तो मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, बीएचएमएस में। उनमें से जो जेन्युइन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बैठा हूँ सिर्फ, बाकी कोई इधर है, कोई उधर है, कोई किसी ने छोटा मोटा जॉब ज्वाइन कर लिया, ऐसे करके। तो जैसे केवाई सर बोलते हैं, वी आर चूजन वन। तो एक्चुअली होम्योपैथी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं, बट होम्योपैथी में वो मिल सकता है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये मैटर है, जो जैसा है उसके लिए वो होम्योपैथ बनता है, अदरवाइज आता ही नहीं इस फील्ड में, ठीक है। तो मैटर है होम्योपैथी में ऐसा कि जो दिख रहा है होम्योपैथी में सिर्फ उतना ही नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे इतने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं सिस्टम में, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो हम लोग देख रहे हैं। होम्योपैथी बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, वहां से भी शुरू होती है होम्योपैथी। तो हमको एक्चुअली करना क्या है कि सारे एस्पेक्ट होम्योपैथी के पता होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली अवर वो एम क्या है कि वी हैव टू डील विद द पेशेंट एंड फाइनली वी हैव टू अचीव द सक्सेस, ठीक है। पेशेंट को ठीक करना है, फिर वो कैसे भी हो। अब कैसे भी क्यों, कैसे भी का मतलब ये नहीं कि आप इरेशनल हो जाएं, ठीक है। जैसे अभी मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 30-30, 40-40 पेशेंट देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टीपल प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, तो वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। होम्योपैथी की ग्रोथ उससे नहीं होने वाली। होम्योपैथी की ग्रोथ होने वाली है आपको, जो हैनीमैन साहब ने जो भी सिस्टम को तैयार किया है, जो प्रिंसिपल दिए हैं, उसके ऊपर से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो होम्योपैथी का और आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब आप इवन 2 रेमेडी भी देंगे तो भी आपने वो केस ही लॉस किया, भले आपका केस ठीक हो गया, है ना। ऐसा होता है ना। हेलो। बिल्कुल होता है। और लोगों लोगों को 8-8 10-10 रेमडी देते हुए देखा हुआ है मैंने। हाँ, तो वो एक्चुअली वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं सब, उनको बस केस ठीक होना चाहिए। तो वही मैंने बोला, केस तो ठीक होना चाहिए, लेकिन एक रेशनल, एक जेन्युइन वे से केस ठीक होना चाहिए। और तो फिर वो आपको ना नेक्स्ट केस में, अभी मेरे पास एक डायबिटिक फूड का केस था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट था। तो देखो आप, मतलब, तो मैंने उस केस को क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था ये होम्योपैथी से सेटल हो जाएगा। और उसके लेने का दूसरा वजह ये भी था, हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां पर डॉक्टर ने बोला 50,000 खर्चा आएगा, ठीक है। तो वो 50,000 के डर की वजह से पेशेंट, और वो मेरा ऑलरेडी दूसरे, मतलब उसकी जो फैमिली है वो पेशेंट है, तो मेरे पास ये दूसरा था कि यदि मैं इस केस को हैंडल करता हूं तो मतलब एक कॉन्फिडेंस था, और दूसरी तरफ से मैं सिक्योर भी था, ठीक है। डायबिटिक फूड, अनकंट्रोल डायबिटीज, अभी सोचो आप इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसको रेमेडी मैंने सिंगल ही दिया है, एक भी डबल का भी नहीं किया, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है, तब आपको प्रैक्टिस में मजा आएगा, और फिर आपका फ्यूचर, आपका विजन और आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये केस था, इस केस को मैंने इसलिए पोस्ट किया है कि होम्योपैथी इज नॉट ओनली दैट वी आर लर्निंग थ्रू दीज ग्रुप्स, ठीक है। होम्योपैथी इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ठीक है। अब भी देखो आपकी होम्योपैथी में ना, हैनीमैन, फॉलो हैनीमैन होम्योपैथी, ठीक है। उसके बाद ऑल दीज आर द प्रोसेस, ठीक है, डिसेंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी मतलब ये आप समझिए कि वही नहीं है जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी होम्योपैथी है। तो आपके क्योर रेट कैसे बढ़ते हैं, देखो आप, ये पेशेंट था, ये पेशेंट हॉस्पिटलाइज था, ठीक है। अब हॉस्पिटलाइज था तो मेरा फ्रेंड एलोपैथी प्रैक्टिस करता, वो बीएचएमएस है, उसने अपना हॉस्पिटल भी बना लिया। तो अब क्या हो रहा है,
कि वो एक दिन हो गया, 2 दिन, ऐसे करते करते उसको 11 दिन हो गया, और 11 दिन में उसने क्या किया, पेशेंट की कंप्लेंट क्या थी, वो पेशेंट अभी देखिए, ठीक है, क्या कहां लिमिटेशन आती है हमारी, फिर उस लिमिटेशन से आपको अल्टीमेटली आपके पास पेशेंट है, ठीक है, वो आपकी लिमिटेशन, पेशेंट तो पेशेंट है ना, आपकी लिमिटेशन और आपका स्कोप ये आपको तय करना होता है, ठीक है। तो ये पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, अब काहे के लिए एडमिट हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन है उसको, ठीक है, ब्रीथलेसनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कभी उससे मैनेज कर लेता है ऑक्सीजन लगा के। दूसरा, इसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल रेंज था, अभी करते करते उसका ना 13,000 से लेकर के उसका कितना पहुंचा, 48,000 के आसपास, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, उसको सारा अपना कर लिया उसने, ठीक है, तो फाइनली क्या करते हैं ये लोग, मैरोपेनम एक इंजेक्शन होता है जो हाईएस्ट एंटीबायोटिक होता है, और उसको दे दिया उसने, ट्राई टीडीएस इन अ डे, ठीक है, और वो भी 10 दिन दिया उसने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस पेशेंट का। अभी आप समझो, ठीक है, तो अब इसका मेरे पास फोन आता है कि बता तू क्या करेगा इसमें। तो मैंने पूछा कि, उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है, और तो फिर मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो उसने बोला कि इसका टेम्परेचर 99, और मैंने उसको रेमेडी दिया। सेकेंड डे का आपने, थर्ड डे का देखा आपने, 29,000 आ गया, फिर उसके बाद फिर एक 1,000 और बढ़ा, 28 से 29,000 हुआ, फिर एक डोज और दिया, फिर 4 दिन बाद, 3 दिन बाद उसका टेम्परेचर, वो डब्ल्यूबीसी काउंट 13,000, ठीक है, तो इतना केस है। केस क्लियर हुआ, आप लोगों ने प्रयास अच्छा किया है, तो ये बोलिए बोलिए। केस केस क्लियर तो हुआ सर, लेकिन उसमें आपने जो कहा ना कि फीवर पूछा, तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी, आपने फीवर ही क्यों पूछा उसका, और 99 था तो उसको आपने कैसे कोरिलेट किया, ये खैर अभी आप बताएंगे तो हम लोग देखेंगे। हम्म। चलिए अभी देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा केस है, और एक्चुअली टेढ़ा कुछ नहीं है, हमारे देखिए, आई सीज व्हाट माइंड नोज, ठीक है, जो दिमाग पे होता है वही हम देखते हैं, हमने स्ट्रोमोनियम का अफेक्टेशन देखा तो हम पकड़ पाएंगे, अदरवाइज कैसे पकड़ेंगे हम। हेलो, ये ठीक है, है आपकी ना, बात बिल्कुल ठीक है। डिल्यूजन रॉन्ग से फायर्ड। देखो आप, एक एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार तेरे साथ गलत हो गया, ठीक है, अब जब हम होम्योपैथ नहीं होती तो इसका क्या यूज, तेरे साथ गलत तो हो गया, है ना, लेकिन बीइंग अ होम्योपैथ हमारे दिमाग पे है वो रूब्रिक, तब जाके हम वो रूब्रिक अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो डिल्यूजन ऑफ सफर्ड, तो वही मैंने बताया कि जब हमारे पास दिमाग पे जितना डेटा फिट होता है वहीं से देखते हैं चीजों को, ठीक है, और ये सारी चीजें ऐसी होती है ना, फिर रिलेट करना पड़ता है आपको। तो देखिए, ना तो मैंने पेशेंट को देखा, ना तो मैंने पेशेंट को सुना, ठीक है, ये मेरे डॉक्टर ने डेटा दिया, इससे मैंने मेडिसिन दिया। तो अभी देखिए आप, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं जब केस बताऊंगा ना सबको, तो अभी तुरंत आपको लगेगा यार ये सब हम लोग जानते हैं। हेलो, जी सर बोलिए। बताइए। यानी कोई भी बोलिए, जिसको जो लगता है, इतने केस में जिसको जो लगता है, और मैंने ये मेरा क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, ये भी आप लोग सोचिए। वही तो तो उसमें कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं ना एक्चुअली। हाँ। हम्म। सर आवाज आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है, मेरी आवाज आ मेरी रही है? आवाज आपकी आ रही है, मेरी आ रही बराबर। एक मिनट, मैं दोबारा रीजॉइन करता हूँ। आ रही है सर, ठीक आ हाँ, रही है, दिक्कत नहीं। चलिए। डिफरेंस वाली बात लगी, इन डिफरेंस कंडीशन टू हिज, तो ये ही एक मुझे लग पाया, बाकी तो कुछ लगा नहीं, बाकी तो पायरोजिनम जैसा कुछ फील आया, क्योंकि आपने अगर फीवर के बारे में पूछा तो फीवर को शायद आपने हो सकता है पल्स से कोरिलेट किया हो, कि पल्स उसकी बहुत ज्यादा चल रही है, ये कंडीशन पायरोजिनम की जरूर होती है।
बाकी तो अभी कुछ समझ नहीं देखिए, आया। एक सेकेंड सर, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन देखिए पल्स आपने ये एज्यूम किया कि मैंने पल्स के बारे में पूछा होगा, है ना? बताइए, इसलिए तो मैं उसको कह नहीं रहा, क्योंकि मुझे आपने कहीं पूछा नहीं है, तो मैं वही हाँ, सोच रहा वही हूँ कि वही आपने मैं कह रहा हूँ। कोरिलेट कैसे किया। थॉट्स बहुत अच्छा स्टार्ट किया आपने। तो अभी देखिए ऐसे केस में ना एजम्पशन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एजम्पशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई और अच्छा बताएगा तो समझेंगे क्या है। स्टार्ट स्टार्ट बहुत अच्छा किया आपने। हम्म। अभी देखिए उसके चेस्ट में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और काउंट उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रुक, डॉक्टर क्या बोलता है, यार इसका काउंट तो रुक ही नहीं रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। तो मैंने पूछा कर क्या रहा है, बोला बढ़िया लेटा हुआ है वो। एक चीज और थोड़ा सा ये समझ में नहीं है कि 10 दिन उन्होंने, आपने बताया वो एंटीबायोटिक लिया, उस दस हम्म। दिन लेने के बाद में उसका भी तो कोई साइड इफेक्ट आया होगा। नहीं, कैसे साइड इफेक्ट, किस अगर किस कोई बॉडी में हाई साइड एंटीबायोटिक इफेक्ट? ले रहा है तो हाँ। उसका कुछ ना कुछ तो बॉडी पे साइड इफेक्ट आया होगा, कुछ उसका इफेक्ट सामने दिख रहा होगा, या कुछ तो हुआ होगा ना। तो वो नहीं चीज अगर सर। कंसीडर नहीं की गई तो ये भी थोड़ा सा मुझे इसमें देखना है। हाँ, अभी देखिए कि साइड इफेक्ट एक्चुअली ना एंटीबायोटिक्स अभी ये क्यों दे रहा है, काउंट उसका बढ़ता जा रहा है। मेरोपेनम उसने बाद में ऐड किया, ठीक है, पहले धीरे 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 उसका काउंट, जैसे 13,000 का भी मेरे पास रिपोर्ट है जब वो आया था, तो 13,000 मतलब इन्फेक्शन शो कर रहा है ना? और हॉस्पिटल में जब एडमिट हो रहे तो कुछ दिन की दवाई ये ऐसी करते हैं, मतलब लोअर क्लास का एंटीबायोटिक देते हैं, फिर धीरे से जब वो काउंट रुका नहीं तो उसने ये मेरोपेनम लगा दिया उसको। तो मेरोपेनम एक्चुअली क्या है, ये हाईएस्ट एंटीबायोटिक है, तो ये समझिए आप कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दे रहा है वो, है ना? वेनम भले ही बाद में लगाया हो, मगर पहले से वो दे तो रही है ना कुछ एंटीबायोटिक चल तो रही है हाँ आपकी। हाँ। तो इन 10 दिनों में उसका भी कहीं ना कुछ इफेक्ट तो आया होगा ना सर। पर अभी आप सोचिए ना कि साइड इफेक्ट इस फॉर्म में आएगा क्या कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने लगे उसका। इन्फेक्शन ये अभी इंडिकेट देखो, करता है डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तो। हाँ, अभी साइड इफेक्ट देखिए, साइड इफेक्ट कैसे होगा, पेट में जलन होने लगेगी, ठीक है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें होंगी, काउंट नहीं बढ़ेगा ना, काउंट तो डाउन होना चाहिए। ये तो आपने अभी बताया ना देखिए, कि क्या दिया, क्या हाँ कंसीडर किया, कैसे कर। हाँ हाँ, अभी देखिए इसमें कुछ करने का कुछ नहीं है, एक थॉट प्रोसेस हमको डेवलप करनी है बस। और एक्चुअली मेरे दिमाग पे था इसीलिए मैंने दे दिया, है ना? आप अभी देखो, और उसके मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे, मतलब थोड़ा लेटरल थिंकिंग से मैंने उसके केसेस निकाले। तो जस्ट ये एक डिफरेंट आइडिया है प्रिस्क्राइबिंग का, हमको वो समझना है बस। इस केस का ऑब्जेक्टिव यही है प्रेजेंट करने का। बट अभी आप लोगों को क्या क्या लग रहा है? गिरीश सर ने पायरोजिनम तक सोचा, अच्छा सोचा, और बट देखिए सर, पायरोजिनम जब आप पढ़ेंगे ना, पायरोजिनियम आप पढ़ेंगे, सेप्टिक फीवर होता है, ठीक है, सेप्टिक फीवर जिसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर मिलेगा, 103, 104, 105 तक जाएगा। इसीलिए तो पूरी तरीके से कोरिलेट नहीं कर पा रहा था ना। हाँ, लेकिन अब अभी थोड़ा सोचेंगे तो शायद मिल जाएगा आपको। ये जो सिचुएशन बनती है कहां बनती है? चलिए कोई और बताएं तब तक। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो आज सर। कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। हेलो सर, ये तो देख के इतना सेप्सिस है, डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, लेकिन बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो सेप्सिस कंट्रोल नहीं में। है, सेप्सिस नहीं है, पैथोलॉजी में दो ही है, उसको प्लूरल इफ्यूजन है, ब्रीथलेसनेस थोड़ा बहुत हो रहा है, और अच्छा खासा प्लूरल इफ्यूजन, उसका एक्सरे भी है, और काउंट बढ़ रहा है। ये दो कंप्लेंट को लेकर उसने मुझे फोन किया कि इसका काउंट उतर ही नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। सर तो पेशेंट को नहीं पता था इतना
काउंट बढ़ रहा। हम्म ये तो भी मतलब बॉडी में इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हाँ, आपको क्या क्या सोच सकते हैं इसमें। अब वो पेशेंट, डॉक्टर क्या बोल रहा है, पेशेंट आराम से लेटा हुआ है। पेशेंट होपफुल लग रहा, उसको जो सिवियरिटी है उसके बारे में मतलब अंदाजा नहीं आ रहा। हाँ, अभी देखिए मैंने बोला है कि पेशेंट रूरल एरिया का है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी वो देख लो जरा कितना रिपोर्ट में आया हाँ हाँ। है ना। कई लेबर क्लास के जो पेशेंट होते हैं ना, वो ये भी नहीं कहेंगे कि मेरा कितना काउंट हो, उनको क्या लेना देना, मेरा सर काम हो यहाँ जाए तो बच्चा। सर यहाँ एक चीज तो क्लियर है, आपने जो मेडिसिन दी है ना उसको माइंड पे नहीं दी है, क्योंकि माइंड का तो पूछा ही नहीं आपने इतना कुछ, सिर्फ इतना ही पूछा वो क्या कर रहा है, लेटा हुआ है। आपने पाइथोलॉजी के बेस पे दी है उसको मेडिसिन। एग्जैक्टली तो अब यहाँ से सोचिए, हाँ, पैथोलॉजी तो माइंड सोचिए, का तो इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है कोई। माइंड वाला भूल जाइए आप लोग। हाँ सर, बाकी प्लूरल फ्यूजर में फीवर तो ऑब्वियस ही है। फीवर आना कोई, ये तो जनरल चीज है ना उसमें। जब किसी का पानी भर जाता है तो फीवर आना तो साधारण सी बात है। आपने चलो पूछा है वो ठीक है, लेकिन अभी सोचते हैं आगे क्या है। यहां पर देखिए पिक्यूलियर, ठीक है, पिक्यूलियरिटी, एंड देखिए आप ना, एवेल्युएशन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज इन द केस इज द जिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी, सिंपल। अब वो पिक्यूलियरिटी एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मेंटल स्टेट, फिजिकल, पर्टिकुलर, कॉन्कोमिटेंट, पैथोलॉजिकल, इन एनी फॉर्म, ठीक है। यही है तो सर होम्योपैथी, यही है। प्लूरल प्लूरल डिफ्यूजन में दर्द तो होना चाहिए ना सर, उसको कुछ pain वगैरह होना चाहिए चेस्ट में, तो ऐसा हाँ वो कुछ बता नहीं रहा है। तो बता वही, नहीं रहा है, हाँ बता नहीं वो रहा तो क्या, मतलब ये डॉक्टर ने क्या बोला, ये आराम से लेटा हुआ है, जी ठीक है, जी, तो कुछ नहीं कह रहा। पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल, ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है। कुछ सोचा जाएगा तो फिर वो ओपीएम की तरफ जाता है थोड़ा सा, और इंडिफरेंस तो है ही वो। बाकी प्लूरल इफ्यूजन में आज सच क्या मेडिसिन हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने देखा भी नहीं कि क्या है। अगर उसमें है कोई दवा जो इन दोनों से भी अटैच होती हो तो वो मैं कह नहीं सकता। बाकी इस हिसाब से तो ये ओपीएम की तरफ भी थोड़ा सा है। ओपीएम अच्छा थॉट है, बट ओपीएम नहीं दिया। सर एंटीमनी आर्स हो सकती है। कैसे? मैंने सर सिंपली वो रूपरिक लिया है, चेस्ट फ्यूजन प्लूरल एक्सक्लूडेड। तो तो उसमें सिर्फ प्लूरल, तीन चार मेडिसिन शो हो रही है उसमें। ये तीन का ये ट्रायंगल है इस केस में, ठीक है। हाँ जी। टेम्परेचर 99, ठीक है। सर क्या डब्ल्यू बोल रहे हो? काउंट, ये केस आवाज आ रही ना बराबर? सर मेरे को ना आवाज नहीं आ जा रही टेलीग्राम की, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सबको तो आ रही ना, बाकी आ को? रही है सर, आ रही है सर। हाँ, तो देखिए ना, इस केस में ट्रायंगल है, इसको समझना है। इधर प्लूरल इफ्यूजन है, उधर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता जा रहा है, इधर पेशेंट कंफर्टेबली लेटा हुआ है, और चौथा उसका टेम्परेचर 99 है। ये इतना मटेरियल है आपके पास सोचने के लिए। हेलो। हाँ जी, टेम्परेचर कितना बताया आपने? 99। ओके ओके। हेलो बोलिए सर। सर, वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट इतना बड़ा है तो टेम्परेचर भी उसका हायर होना ही चाहिए था। यही यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यही तो पिक्यूलियर है केस में ना। हाँ सर, यही प्रिक्यूलियर है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। आज तक जो भी 16-17 साल की प्रैक्टिस हुई है उसमें यही दिखा है कि अगर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा बड़ा है तो आपका टेम्परेचर भी ज्यादा ही बढ़ा हुआ होगा। हम्म अरे 103, 104 तो आए टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बताइए, अब ये इस जगह पर सोचना है आपको।
ये लैक ऑफ रिएक्शन है क्या? लैक ऑफ वाइटालिटी, चेस्ट कंप्लेंट्स आफ्टर लारोसिरिसिस का, लारोसिरिसिस का बढ़िया ऐसा कुछ? सोचा, बढ़िया सोचा, बढ़िया सोचा। ये पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है ना, फिर उसके बाद एप्लीकेशन करना है उस अंडरस्टैंडिंग का, जैसे मैडम ने बताया, ये बहुत बढ़िया सोचा। अब इसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, क्योंकि आखिरी में रेमेडी तो देनी है ना। बोलिए 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 बोलिए। हेलो, और कोई सोचेगा? गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग, बताइए। सर जिंक मेट में भी होता है ना कि बॉडी इज टू वीक टू थ्रो आउट, जैसे हम उसमें इरप्शन या वो कहते हैं, तो इसको उससे लिंक कर सकते हैं नहीं, कि उसमें? ओके सर। अभी देखिए आपको ना ऐसी ऐसी चीज सोचनी होगी यहाँ पे, मैं कैसे बताऊं आपको कि ये मैंने बताया ना कि जब तक दिमाग में नहीं रहेगा ना तो नहीं आएगा। मुझे भी नहीं मालूम हो तो नहीं आता। हेलो हाँ, सर, ये जैसे आपने सिम्टोमेटिकली इसमें बताया, तो सर अंदर लड़ाई तो चल रही है, डब्ल्यूबीसी काउंट इतना ज़्यादा है 47 और टेम्परेचर 99 है, तो मतलब तो है, रिएक्शन तो है, बट आउटवर्ड एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसको मैंने एनालिसिस में डाला था कि हाइडिंग या सीक्रेटिव काइंड ऑफ, अगर अपन इसको माइंड पे डिड्यूस करें इस चीज़ को, हाँ, तो ये चीज मतलब ये हाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी हाइड कर रहा है, वाइटल फोर्स जो ये हाइड कर रहा है ना। ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है केस की, है ना। तो देखो आप ऐसे सोचना है केस को, अब इसको और आगे ले जाइए आप। अब सर ये आपने बोला था कि आराम से पड़ा हुआ है ना, जो इन्फेक्शन इतनी मिली कि, तो वहां से ये कंप्लेंट डज नॉट, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट लगा। हाँ, तो इससे रेमेडी, ओपीएम तो आपने रूल आउट कर ही दिया है, तो स्ट्रेमोनियम, और मैंने फिर डॉक्टर का आपने ट्रैक गलत पकड़ लिया। अभी देखिए आपको माइंड से नहीं जाना है, क्योंकि वो नहीं पता ना कि वो बंदा कैसा है, पर्सनालिटी वाइज कैसा है, हमको कुछ आइडिया नहीं है उसका। और देखिए आप यदि रूरल एरिया, मैंने उसके अस्पतालों में जब विजिट करता हूं ना, तो रूरल एरिया के मैक्सिमम पेशेंट, अभी आप देखो, एक आंटी 60 प्लस थी, वो चुपचाप इतने ही काउंट में हॉस्पिटल से छुट्टी लेके चली गई, नहीं कराना मेरे को और इलाज विलाज। अभी समझ रहे हैं ना, स्ट्रेमोनियम होता तो क्या ऐसा करता। तो एक्चुअली ना उनको उतना सेंस ही नहीं रहता कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा, रिपोर्ट क्या आ रही, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, इवन पूछते भी नहीं है वो लोग, है ना। यस सर। आपने जो शुरू किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन माइंड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि माइंड हमने लिया ही नहीं ना, देखा ही नहीं। और वो बात करते तो उसकी श्योरिटी कितनी होती वो भी नहीं पता। लेकिन माइंड गलत बोल सकता है, लेकिन बॉडी सबकी बोलेगी, माइंड बोले या ना बोले, बॉडी सबका बोलेगा। बोल रही है सीक्रेटिव तो है, अगर यहाँ से पकड़े कि यहाँ से तो ठीक है कि सीक्रेटिव है, क्योंकि इतना शो नहीं हो रहा ना टेम्परेचर। हाँ, 47,000 में तो 99 तो PQRS है। यही पिक्यूलियर है यहाँ पे। अब इन तीनों को मिलाना है, ये ट्रायंगल को मिलाना है आपको। इधर प्लूरल इफ्यूजन भरा पड़ा है, इधर काउंट बढ़ता जा रहा है, पेशेंट शांति से लेटा है, टेम्परेचर 99, है ना। और कोई कुछ सोचेगा? अभी मैं एक एक बात बोलूंगा, तुरंत सभी लोग मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, आस्किंग नथिंग हो सकता है कि ये? मैंने बोल दिया, दिमाग पे मत जाइए। ओके ओके, ठीक है।
नहीं नहीं डालना है। है ना। सर रूब्रिक्स माइंड सर पैथोलॉजी वाइज तो नहीं दिया सर आपने कुछ, जैसे निमोनिया है तो स्टेप्टो वोकल वगैरह ऐसा कोई मेडिसिन है? वो पूरी जगह फिट नहीं हो रहा ना सर। जी सर। आपको ना ऐसी चीज देनी है जो सब जगह फिट हो। हाँ सर, वो तो पैथोलॉजिकल फिट तो होगा लेकिन सब जगह फिट नहीं होगा। अभी देखिए जैसे कि आपका टाइप मलेरिया के बाद आपका क्या स्प्लीन बढ़ा रह गया, ठीक है, और वहां पर दर्द होता है सांस लेने में। मलेरिया हुआ, अच्छा जबरदस्त 7 दिन आप एडमिट रहे लेकिन सब ठीक हो गया, लेकिन स्प्लीन आपका बढ़ा रह गया, स्प्लीनोमेगाली, और आपको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन वो उसी काम के लिए बनी है ना। सर एक मेडिसिन है एंटीपायरेटिन जो अधिकतर ल्यूकोसाइट काउंट बढ़े हुए उसमें दिया जाता है सर। बट सर यहाँ पर देखिए ना, ल्यूकोसाइट अकेला नहीं है ना, यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन भी तो है। जी सर। और काउंट बढ़ा है, और पायरिया नहीं है, वो उसको ना टेम्परेचर नहीं है। जी। इसको सोचिए। स्टार्ट हो सकती है क्या? नहीं 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 सोच पाएंगे लगता है। मैं बोलूं और कोई बोलेंगे? हेलो सर। बोल रहा है कोई, इसको बोल रहे हैं, जी बोलिए जी सर। सर। हाँ। जी सर, इसको ये ढंग से समझ सकते हैं, पेनलेस इन पेनफुल कंडीशन वाला सिचुएशन जो है, यानी ये जहाँ ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन है, वहाँ तो पेशेंट को हाई डिग्री टेम्परेचर रहता है, बट वो अबसेंट है। तो यहाँ पे तो ये बड़ा स्ट्राइकिंग चीज है सर। ये वाला सिर्फ है ना, एक पेनलेस इन पेनफुल कंडीशन में वाला अभी रूब्रिक है। देखिए, पेनलेसनेस, पेन कौन फील करेगा? बॉडी नहीं फील करती, माइंड फील कर रहा है ना आपका पेन। अब जब टेम्परेचर हो, दर्द हो, जहां पे इतना बुरा एब्सेस है और पेन नहीं है, तब आप सोचिए। इधर तो सिंपली डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, उसे काउंट के बढ़ने का बॉडी क्या सिम्टम दे रही है, माइंड को थोड़ी पता है कि काउंट बढ़ रहा है। है ना। यहाँ एक चीज तो और हो रहा है सर, वहाँ पे बॉडी का रिस्पॉन्स तो ऐसे पैथोलॉजिकल केस में तो हाई डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट वैसे कंडीशन में भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो बॉडी उस चीज को, मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे या ना समझ पा रहे होंगे सर, यानी उसके ये चीज में उसको बॉडी को रिस्पॉन्स करना चाहिए था ना, हाई डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था, बट वो अब्सेंस है। ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं सर। आपने सही पकड़ा, इसी को बस पकड़ना है, ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पर पूरा खेल बॉडी का है, माइंड का कोई खेल नहीं है। जी सर, बॉडी ही ये चीज नहीं कर रहा है ना, रिस्पॉन्स दे रहा है। हाँ सर एक रूब्रिक है फीवर में, रिएक्शन लैक ऑफ नो फीवर व्हेन फीवर इज एक्सपेक्टेड, पर उसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन। पर इसकी अथॉरिटी कितनी है? सर नहीं, ज्यादा नहीं लग रहा कुछ। अभी देखिए पूरा पिक्चर नहीं फिर भी मिल रहा ना। इधर अभी डब्ल्यूबीसी काउंट तो आप अभी प्लूरल इफ्यूजन को काउंट कहाँ किया आपने? हाँ जी सर। तो अभी देखिए एक सिंड्रोम है पेशेंट का जो 3-4 सिम्टम लेके चल रहा है वो,
ठीक है, अब उस सिंड्रोम को कौन कवर कर रहा है, ये स्टेट क्या है, मैं बोलता हूं, एक क्लू देता हूं। यहाँ पे मैंने मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन दिया था, अभी आप सब लोग बोल रहे हैं साइकोसिस हुआ ना, कैसे साइकोसिस, छुपा रहा है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ दिखा नहीं रहा, एंटी साइकोटिक। हाँ, और बॉडी कहाँ छुपा रही है, वो दिखा रहा है ना, WBC काउंट तो दिखा रहा रिपोर्ट में। पिक्चर तो नहीं आ रहा ना ज्यादा, तो सिम्टोमेटिकली तो बॉडी छुपा रही है कुछ ना कुछ, बॉडी हाँ, रिएक्ट कर रही है, डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है, बट सिम्टोमेटिकली तो छुपा रहा है। और सर एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी आपने ना, क्या देना चाहिए भाई? पूजा कैसे, अब ठूजा कैसे, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, सर हाइड्रोजनाइड के लिए वो बहुत बढ़िया है, पानी भर रहा है जिसके ना बॉडी में, तो हम लोग हमारे पास जो किडनी पेशेंट आते हैं ना उनको हम देते हैं बीच बीच में। तो देखिए ना, इसमें ना वही चीज है, एक तो कुछ हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है, अब डेटा जरूरी नहीं, तो देखो आप हर बार आपको डेटा लेने की जरूरत नहीं है और डेटा के ऊपर काम भी नहीं करना है। तो देखो आप, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि होम्योपैथी इज नॉट ओनली माइंड मेथड, नॉट ओनली फिजिकल पर्टिकुलर, होम्योपैथी इज होम्योपैथी, ठीक है। अब हम उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, सिंपल, ठीक है। तो अभी देखो, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। और देख सोचो आप कि इतने दिन का एंटीबायोटिक दे दिया, सब कुछ दे दिया, पेशेंट हिला भी नहीं, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है इसका, लैक ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इवन एलोपैथी को भी रिएक्ट करना चाहिए ना बॉडी को। हेलो, अभी समझा? तो ये मेरे को ना टोटल पेशेंट का जो लैक ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, मतलब उसको देखो आप, पैथोलॉजी उसका है, साइकोसिस भरा पड़ा है अंदर, ठीक है, ये भी साइकोसिस, क्या WBC काउंट को बढ़ते जाना, दिस इज प्रोलिफरेशन ना। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ये भी proliferation है। समथिंग हाँ, ये ना अंदर वो साइकोसिस ही है और क्या? ये टोटल साइकोसिस का केस है ना। हाँ जी हाँ जी, मुझे कुछ समझा नहीं, सिर्फ मैंने थूजा दिया था उसको 200, एक डोज दिया, उसके बाद 29 थर्ड डे आ गया, उसके बाद डॉक्टर सरप्राइज हो गया, तो ठीक कौन है। सी दी थी? थूजा 200 हाँ थूजा, हाँ जी। थूजा इस बेस पे कि टोटल प्रोमिनेंटली है हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपने बताया, एकोमुलेशन चेस्ट में भरा पड़ा है, उसके बाद क्या, ठीक है, दूसरा उधर ये, और तीसरा दिस इज इन कोऑर्डिनेशन, ये भी साइकोसिस का इन कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, लैक ऑफ रिएक्शन है, यही जिसने अभी किसी ने बोला, ये सिंह साहब ने बोला, बहुत बढ़िया बोला, ये दिस इज सीक्रेटिवनेस ऑफ थूजा। हेलो सर एंड ये सबसे बड़ा डेंजर होता है थूजा, ठीक है। सर हमारे अंदर पास भी ना, अंदर PCOD पड़ी है, कई बार क्या सीधे साइकोसिस से सिफिलिस में जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता कब 4th ग्रेड मेटास्टेसिस हो गया। हेलो, सर हमारे सर जो किडनी पेशेंट आते हैं ना उनको हम हाँ, थूजा देते ही हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। है ना, नहीं तो हर बार काम नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि वही जब तक आपका सेट नहीं जमेगा ना तब तक रेमेडी काम नहीं करेगा। आवाज नहीं सर आ रही, मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही, आज पता नहीं क्या बात है। आपको नहीं आ रही कि बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? उनको आ रही है, बाकियों को आ रही है। अब वापस ज्वाइन हुई है ना हमने करके, ठीक है। हेलो, समझा ना ये साइकोसिस थूजा? हाँ जी हाँ जी, तो ये 2 डोज में टोटल उसका WBC काउंट ठीक हो गया और प्लूरल इफ्यूजन भी खत्म, ठीक है, जब और वो डिस्चार्ज हो गया चौथे 5वें दिन। हेलो,
सर मैंने देखा है जो एडवांस केसेस होते हैं ना, जो एडवांस केसेस होते हैं उसमें मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है। अभी देखिए, हाँ अभी देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत बढ़िया काम करती है उसमें। वर्कआउट नहीं करते कब, वापस हमने क्या, यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, दवाई काम नहीं कर रही तो रीकेस टेकिंग, अभी कौन सा रूब्रिक गड़बड़ हो रहा है, कौन सा ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा। अभी देखो आप, एक केस मेरे पास और था, कौन सा, कि उसको ना किसी एक डॉक्टर ने सिलीसिया दिया वर्ड्स के लिए 30, 200, 1M, 10M, 50M तक चला गया, ठीक है, वर्ड्स नहीं हिला। जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको एक डोज थूजा दिया, उसके बाद दिया मैंने सिलिका, 1 हफ्ते बाद वर्ड गायब। हेलो, ठीक है। अभी एक केस और बताता हूं, एक केस और। अभी पेशेंट जो, जब मैंने इनिशियल प्रैक्टिस शुरू करी थी, जब मैं माइंड मेथड में नहीं था, तो एक बच्चा जो मेरे पास 6 महीने का बच्चा, उसके साथ क्या होता था, सर्दी खांसी बार बार और बुखार, और इतना तेज उसका एपिसोड होता था कि उसको एडमिट करना पड़ता था, और एडमिट होने के बावजूद भी उसका टेम्परेचर डॉक्टर 100 तक लाते थे बस, ठीक है। 7-8 दिन बच्चा भर्ती रहता था, निमोनिया, जबरदस्त निमोनिया, उसके बाद वो छुट्टी, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर वो वही प्रॉब्लम उसका। हेलो, अभी यहाँ क्या देना है, सर दोबारा रिपीट करना है एक बार। यहाँ पे ना, अभी किसी को सुनाइए केस, एक सेकंड सुना। ये जो केस है ना, ये बच्चे का केस है, 6 महीने का बच्चा है। इसके मम्मा पापा की कंप्लेंट ये थी कि डॉक्टर साहब इसको ना जब से हुई है ये इतना जबरदस्त इसको निमोनिया हो रहा है, बार बार निमोनिया होता है और रुकता नहीं है, ठीक है। इसको ना भर्ती करना पड़ता है, वो इतना स्पीडली ये प्रोग्रेस होता है कि इसको भर्ती करना पड़ता है, नहीं तो इसकी जान निकल जाएगी। भर्ती करने के बाद वो 7-8 दिन भर्ती रहती है, तब भी पूरा मामला उससे खत्म नहीं होता, ठीक है। 199 टेम्परेचर पे उसको डॉक्टर लीव करते छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे घर पर रिकवरी होती है, फिर वापस फिर भर्ती होती है। मतलब उसको हर बार एपिसोड हो गया भर्ती करना पड़ता है। भर्ती क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा उसका प्रोग्रेस होता है बीमारी का कि लगता गई, और वो हॉस्पिटल में ही मैनेज होती है। सर न्यूमोकॉक्सिनम देंगे क्या? नहीं, न्यूमोकॉक्सिनम क्यों? बोल रहे हैं ना, रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ निमोनिया है ना। हिस्ट्री ऑफ निमोनिया इधर हो रहा है ना, अभी ये प्रोसेस में चल रही है, और उसी टाइम पे आया था बच्चा। ओके, फिर एंटीसाइकोटिक ही लग रही पूजा, फिर से एंटीसाइकोटिक? सर न्यूमोकॉक्सिनम तो नहीं दिया? नहीं, फिर से इसको समझना है आपको, ये स्टेट को। अभी देखो, ये अदर स्टेट था, ये दूसरा स्टेट है पेशेंट का। सकती है, सफर हो सकती है सर। ये सोरिक स्टेज ये अभी तो मुझे साइकोटिक तो नहीं लग रहा, सोरिक ही लग रही सर। सोरिक में है तो सल्फर दे सकते हैं, एकोनाइट के साथ शुरुआत हो सकती है। नहीं सर, अभी कैसे समझिए इसको ना। हाँ बोलिए सर। जी सर, ऐसे तो ऐसे केस में ट्यूबरकुलिनम वगैरह बहुत अच्छा ढंग का काम करता है सर। ट्यूबरकुलिनम क्यों सर, लेकिन क्यों काम करेगी ट्यूबरकुलिनम? अगर जो उसका कोई सीड रहेगा, फैमिली हिस्ट्री वगैरह रहेगा कि ट्यूबरकुलोसिस का है, इस ढंग का ये चीज है, कुछ प्रेजेंटेशन एक्टिविटी वगैरह को देखकर ये ढंग से देंगे तब। अदरवाइज ऐसे ब्लाइंडली सारे केस में ट्यूबरकुलिनम काम नहीं करेगा सर। नहीं पता, अभी ट्यूबरकुलिनम का नहीं पता, मतलब ये मैंने कोई हिस्ट्री नहीं ली, मैंने वही बताया कि इतना ही प्रेजेंटेशन है। तो देखो आप, ये जो आइडिया है ना, ये जो प्रिस्क्रिप्शन का आइडिया है, आपको ऐसी जगह पर काम आएगा जहां आपके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, ना तो आप हिस्ट्री ले सकते ना कुछ कर सकते। आपको तुरंत क्विक टू एक्ट आपको होना है वहां पे। उसको कोई हिस्ट्री भी थी, कोई किसी चीज की हिस्ट्री है कोई उसकी? मैंने वही बताया ना, इसकी जरूरत ही नहीं है ना आपको।
आपने राइट रेमेडी दिया एंड उसको मेडिसिन लेने हो के डॉक्टर आपने उसको हो क्या रहा था, बार बार निमोनिया हो रहा है। उसको क्या हो रहा है बच्चे को, देखो आप अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ये केस क्या है, इस देखो निमोनिया कितनों को नहीं होता, मेरे पास एक बच्चा हर महीने आता निमोनिया के लिए, ठीक है, लेकिन इसको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जब चेस्ट चेक करता हूं तो जबरदस्त कफ भरा पड़ा है। हेलो, दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज साइकोसिस। और जिसको उसके भर्ती चेस्ट करना में पड़ता है, जिसको चेस्ट में भर्ती क्या करना हुआ है पड़ता उसमें, है, चेस्ट में क्या भरा है उसके। अरे निमोनिया कफ भरा पड़ा है ना। सर मेरे को ना आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कट कट के आ रही है। में ना आपकी आवाज गड़बड़ मेरी आवाज आ रही ना साले सर? सर क्लियर है। क्लियर है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, उनका ही माइक गड़बड़ है। तो अभी ठीक है ना। अभी देखो आप, ये बच्चा 7, देखो आप डॉक्टर साहब सर्दी खांसी 3-4 दिन से है, और आज करते करते जब मम्मा बच्चे को लेके आई है तब तक 10 दिन हो गया, ठीक है। खांस रहा है डॉक्टर साहब, बुखार आ रहा है, थोड़ा आता है कभी नहीं आता, ना ही खेल कूद रहा है। जब एग्जामिन किया तो खूब जबरदस्त भरा पड़ा है, पू पू चू चू सारी आवाज आ रही है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या हो रहा है, उसके पापा की मम्मी की क्या कंप्लेंट है, जब से हुई डॉक्टर साहब इसको बार बार सर्दी खांसी बुखार, और इतना इतना मतलब आज हुआ आज कल परसों नर्सों पेशेंट भर्ती करना ही पड़ता है, क्योंकि ब्रीथलेसनेस, हाई ग्रेड टेम्परेचर, और बच्चे को एडमिट करना ही पड़ता है, मैनेज नहीं होता घर पे। जब भी ऐसा एपिसोड होगा उसको एडमिट करना ही पड़ेगा। इसमें क्या सोचेंगे सर साइकोटिक निमोनिया सोचेंगे तो नेट्रम सेल्फ। फिर अभी मैंने वही बताया साइकोसिस का, कि साइकोसिस को भर्ती करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके। ये सोरा सिफिलिटिक हुआ ना कि एक तो रिएक्शन आया, जस्ट एक इन्फेक्शन आया, बॉडी ने रिएक्ट की सोरा, एंड स्लोनेस नहीं आई, डायरेक्ट सिफिलिस पे जा रहा है, तो डिस्ट्रक्शन पे जा रहा है, तो भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो क्या देंगे इसको? ट्यूबरक्लिनम सर। सिफिलिनम नहीं, क्योंकि सिफिलिस है ही नहीं ना। ये सिफिलिस इज ए डिस्ट्रक्शन, बट उसका ऑनसेट कहां से शुरू होता है? सिफिलिस तक आने के लिए ना आपको सोरा साइकोसिस को क्रॉस करना पड़ेगा। हाई ग्रेड फीवर है, बहुत फीवर है, मतलब बॉडी का रिएक्शन बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, सोरिक प्रेजेंटेशन हो गया ना सर, सोरिक हो सकता है। एंटीसोरिक सोराइनम देंगे तो सल्फर पर नहीं, अपने अभी उसको समझे ही नहीं ना आपने, उस सिचुएशन को समझिए आप। अरे बट मम्मा क्या बोल रही है, रिकरेंट इसको सर्दी खांसी हो रही है डॉक्टर साहब। Recurrences comes in which miasm? हेलो, ट्यूबरकुलिनम। तो उसको ट्यूबरकुलिनम 200 दिया था, उसके बाद आज तक वो बीमार नहीं पड़ी। ये सोचो आप, वापस उसको निमोनिया नहीं हुआ, आज 7 साल की हो गई। हेलो सर जब हम ट्यूबरकुलिनम देते हैं, जैसे मैंने 1-2 बार ऐसे दी, तो उसके बाद पेशेंट को एग्रेवेशन हो जाती है, तो आप हम कब सजेस्ट करते हो कि कब देनी चाहिए? जब वो ये देखो आप ना, ट्यूबरकुलिनम एक मायाजम इज अ सिंड्रोम, ठीक है। मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम का क्या होता है, अभी देखो जैसे इस बच्चे का साइकोसिस मैंने आपको बताया, तो साइकोसिस में क्या होता है ना, लैक ऑफ रिएक्शन रहेगा। ये देखो साइकोसिस इज डिसीटफुल मेंटल, और उसकी बॉडी भी डिसीट करती है। अंदर पथरी बन रही है 27 mm का पथरी, पेशेंट को पता ही नहीं।
यूएसजी किसी और के लिए कराता, बाद में डॉक्टर लिखता है आपको 27 mm का स्टोन है। दिस इज डिसीटफुल ऑफ थूजा, दिस इज सीक्रेटिवनेस ऑफ थूजा। हेलो सर, पथरी बन रही है और पेशेंट कह रहा है कि मुझे कोई सिम्टम नहीं आता, उसे पता नहीं चलता, एक्सीडेंटली पता चलता है। वही ना, ये धोखा हो गया ना उसके साथ। देन इट इज साइकोटिक। ओके, कि तो पता चलता 10-12 mm 15 mm का पथरी में तो डॉक्टर इलाज करा लेता, 27 mm का कौन तोड़ेगा, वो तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हो गया ना धोखा। ये है डिसीटफुल साइकोसिस, ठीक है। और देखो, जब सोरा और सिफिलिस दोनों को मिला करके देखो आप, जैसे अभी सर ने बोला डिस्ट्रक्शन, मतलब ब्रीथलेसनेस इतना जबरदस्त हो रहा है कि उसको भर्ती करना पड़ता, नहीं तो बच्चा मर जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और क्या, सोरा, सोरा से मतलब उसने इन्फेक्शन कैच किया। सोरा सिफिलिस मिला के कौन बना रहा है, ट्यूबरकुलर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेस, जो फास्ट जो भागता है ना, फास्ट भागने के जो टेंडेंसी है ट्यूबरकुलर मायाजम का है। इवन एक साइड क्या पड़ा रहेगा आपका, सिफिलिस पड़ा रहेगा, ठीक है। कोई एक एरिया डिस्ट्रक्ट करके पड़ा रहेगा, निक्रोसिस सिफिलिस, ठीक है, अल्सर सिफिलिस, वो पड़े रहेंगे। लेकिन इसको जो जब ट्यूबरकुलिनम मिलता है ना, इसको ट्यूबरकुलर, इसका पेस जो डिजीज जो प्रोग्रेस होता है उसका फास्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको भर्ती करना पड़ता है 3 दिन में। साइकोसिस वाला तो महीनों चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आई ना आवाज, समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अभी देखो आप, साइकोसिस कितनी बार देखो आप कि पीसीओडी पड़ा हुआ है, बढ़िया सब चल रहा है। अब भी एक लेडी आई, देखो आप, अभी एक लेडी आई, इसको ना, इसका करीब मेरे पास 7 साल से ये लेडी जुड़ी हुई है, अपनी बेटी का इलाज कराने आती है। इसको पीसीओडी है, ठीक है, और इसका पीरियड एकदम रेगुलर है ना साइकोसिस ये। हेलो, क्योंकि वो सिम्टम नहीं दे रहा है। अब सिम्टम नहीं दे रहे, पकड़ोगे कैसे आप? हेलो, हाँ जी सर। एक्सीडेंटली पकड़ में आएगा। है ना। तो ये जो देखो आप, ये जो क्या नाम से, साइकोसिस को आप कैसे समझेंगे? साइकोसिस को समझने के लिए ना आपको उसको कीवर्ड, ठीक है, तो कीवर्ड से कम एक छोटा जनरल आइडिया तो होना ही चाहिए। एक्सेसिवनेस। अभी देखो, ये कहाँ 13,000 12,000 काउंट होता है, कहाँ 47,000 हो गया। दिस इज एक्सेसिव, दिस इज प्रोलिफरेशन, ठीक है। दिस इज हाइपर, दिस इज इनकोऑर्डिनेशन, दिस इज इडीमा में क्या होता है, उसमें भी इडीमा इज ऑल्सो क्या, पैर के अंदर, पैर में स्वेलिंग पड़ा हुआ है, बाकी पूरा बॉडी बढ़िया है, तो दिस इज इनकोऑर्डिनेशन ऑफ साइकोसिस, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया का एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, सिंपल, ठीक है, कि आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, और कैसे अप्लाई करेंगे। हेलो, अभी देखो, एक पेशेंट और एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको भी डॉक्टर ने 7 से 8 दिन का एंटीबायोटिक दे दिया, हेमोथोरेक्स न्यूमोथोरेक्स दोनों भरा पड़ा है। हेलो, अब कांकरा कुंकरा सारी चीजें कर रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है। अब देखो आप, उसको ना उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मास्क लगा हुआ है, आपको डेटा अब कैसे मिलेगा, ठीक है। हर पेशेंट आपको डेटा नहीं देगा, और हर पेशेंट जरूरी नहीं कि डेटा दे, ठीक है। और जो आपने इंटरप्रेट किया कि मूड रिपल्सिव हो गया, वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। इसलिए माइंड ना गोलमोल हो जाएगा कई बार, लेकिन बॉडी तो बॉडी वैसे ही है ना, जो है सो है। हेलो, उसमें कुछ डाउट है क्या? हेलो, अब हिस्ट्री में ले लो आप, कि मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ, बोला एक्सीडेंट के बाद हुआ है। अब क्या देना है इसको? हेलो, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये हुआ कैसे, उसने बोला एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हुआ ही।
सर नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ कैसे? सर वो भी एंटीसाइकोटिक है और आफ्टर हेड इंजुरीज और होम्योपैथी ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि होम्योपैथी इतनी नहीं है जितना हम लोग जानते हैं। अभी देखो, और सर आर्निका। नहीं नहीं नहीं, एक्यूरेसी कब आएगी? देखो आप, जब आप टूल्स को अप्लाई करेंगे, टूल्स जो जो आपके पास टूल्स हैं, तो देखो आप, मैंने ऐसे ऐसे उन केसेस को जहां पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं कहां से जाता हूं सर, वो फाटक करी पटरी देखो आप, फाटक करी पटरी में देखिए, अब देखेंगे क्या वहां? हेलो, वहां क्या देखेंगे? कितना इंफॉर्मेशन है? अभी देखिए वहां पर आप लोग देखिए जाके, इंजुरी चेस्ट, इंजुरी चेस्ट, चेस्ट इंजुरी हुआ है, उसके बाद जो भी हो गया सब संभाल लेगा वो रेमेडी। देखो आप, एक रेमेडी अकेली रूटा, रूटा 3 दिन दिया, हर 2-2 घंटे में दिया, चौथे 5वें दिन डिस्चार्ज हो गया पेशेंट। सर कौन सा रूब्रिक बोला अभी? इंजुरी चेस्ट चैप्टर में जाएंगे, सी है, सी अल्फाबेटिकल, फिर सी, उसके बाद चेस्ट, चेस्ट में इंजुरी। मिला? ढूंढ लीजिएगा। तो ये छोटा छोटा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस का। कई बार हम लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करके इसको यूज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इतना ही मेरे को कहना था। सर इंजुरी के बाद क्या हुआ था उसको चेस्ट में? उसको हिमोथेरेक्स था, निमोथेरेक्स था, और कुछ बोन भी फ्रैक्चर थी, हेयरलाइन क्रैक्स था, मल्टीपल चीजें थी। और पोटेंसी क्या दी थी सर? 200। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए बोलिए। सर अगर किसी को रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, वो नहीं क्लियर हो रहा, आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे लिया अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन, बट वो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीट ही नहीं जा रहा, उसमें क्या करना? सबसे पहले तो आपको एक राइट रेमेडी ढूंढनी है, ठीक है? तो राइट रेमेडी कैसे ढूंढेंगे आप? कई तरीके हैं। सबसे पहले तो जैसे हम लोग अभी माइंड मेथड पर प्रैक्टिस करते हैं, तो माइंड मेथड के हिसाब से, ठीक है? और जैसे मैंने देखा कि माइंड मेथड से मेरा एक भी केस फेल नहीं हुआ, तो माइंड मेथड एक अच्छा तरीका है राइट रेमेडी को सिलेक्ट करने का। दूसरा कई बार ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, तो मायाजम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एंटी मायाजमेटिक रेमेडी दो आप एक, ठीक है? तो जैसे कई बार बैसिलिनम, ठीक है, तो इनकी अनसर्टेनिटीज हैं, इसीलिए देखो आप, जैसे कि किसी ने ये बोला कि ये बैसिलिनम दे दो, किसी ने ये दे दो, इंटरकरेंट दे दो, तो स्टिल दे आर अनसर्टेन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? वो आपको करके देखना पड़ता है, लेकिन ये आइडिया आपको ध्यान में रहेगा तभी आप करेंगे, ठीक है? तो जनरली आपको सबसे पहले तो राइट रेमेडी, इवन ना राइट रेमेडी फेल हो रही, जब आप श्योर है कि राइट रेमेडी फेल हो रही, तब जाके आप वो इंटरकरेंट रेमेडी देंगे, तभी, नहीं तो कैसे देंगे आप? ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना? सर कोविड के टाइम पे प्रोफिलिसिस यूजुअली टेल्यूरियम वगैरह ट्राई करते रहते हैं ना, टेल्यूरियम हुआ, सर नहीं होती, इवन ट्यूबरकुलिनम भी कई बार दी जाती है, बट ये हाँ सर, मगर ये वो जो आपने कहा ना अनसर्टेन है, दिस इज वेरी अनसर्टेन एक्चुअली, वी कांट बी श्योर एक्चुअली। हाँ, सर मैं आपको 2-3 चीजें मैं बताऊं, ये जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पापा मेरे क्लासिकल पे ज्यादा करते हैं। तो जैसे एक पेशेंट था, उसको ना यूटीआई बहुत हो रहा था, यूटीआई इतना सीवियर होता था, वो बाहर का वॉशरूम भी यूज नहीं कर पाता था ना, तो उसको मेडोराइनम दिया था।
उससे बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हुई थी। मिलेगा फिर बिल्कुल। हाँ, फिर एक पेशेंट है, उसकी ना फैमिली हिस्ट्री है एस्थेमा की फैमिली हिस्ट्री। तो उसको उन्होंने 1 एम में मेरे ख्याल नेट्रम सल्फ, शायद नेट्रम सल्फ दिया था 1 एम में। ये जिनके हम्म फैमिली हिस्ट्री होती है ना एस्थेमा की, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। हम्म तो हम लोग ज़्यादा सार कोर्स भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसे बहुत किसी को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रही है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, बार बार इन्फेक्शन हो रही है गले में, तो स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम। वैसे तो पहले स्टार्टिंग में सारकोड देने नहीं चाहिए। अगर जिसके हट ही नहीं रहा, रियकरेंस बार बार होती जा रही है, तो उसको स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम बहुत बढ़िया करती है। हाँ, तो वो ये ऐसे कहने का मतलब ये है ना कि ये सब आपको पता होना चाहिए, और अभी बिल्कुल पता बिल्कुल। करने का बहुत कुछ है। ठीक है ना। अभी मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे कि इवन ना जिनको होम्योपैथी का सब कुछ आता है वो भी फेल। ठीक है, बट होम्योपैथी में कहीं ना कहीं कुछ और भी है जो आपको पता होना चाहिए, और जो वो उस केस में वो चीज एप्लीकेबल है। ठीक है जिसको ना। सर तो हर साल टाइफाइड होता है, जिसको हर साल टाइफाइड हो रहा है, तो टाइफाइडिनम दे दो, बहुत बढ़िया काम करेगी। जिसको हर साल हो रहा है। करके देखना है ये सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो माइंड करें। सर आपने ट्यूबरकुलाइनम का मैंने कौन सी पूछा था मेडिसिन कि बताई सर एक्टिव टाइफाइड के लिए? टाइफाइडिनम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ओके स्टिल ओके, थैंक स्टिल यू। वो डिपेंड करेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि वो टाइफाइडिनम को रिसीव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अभी 5 केस में देंगे तो 5 में का काम मिल जाए, हो जाए, और 5 रह जाए। तो देखिए, सबसे पहले ना एक ही चीज है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर दैट पेशेंट। सबसे पहले आप ये देखो, आप ये जो टुकड़े वाली प्रैक्टिस है ना, ये फेल्योर के बाद आपको करनी है। ठीक है, जिस जहां सर या जिसको लैक ऑफ बहुत ज्यादा रिसोर्स। टिपिकल, हाँ जिसको बहुत ज्यादा टिपिकल गाउट है, हट ही नहीं रहा गाउट, पेन हाँ, इतनी जबरदस्त हो रही है, तो हम लोग फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो आर्थराइटिस नजोड़ है, वो बहुत फिर बढ़िया काम करता है उस पे। बिल्कुल वही मेडिसिन है। हाँ जी, एक रिमोटाइड आर्थराइटिस नजोड़ भी है, वो भी अच्छा है। हम्म ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए। सर ट्यूबरकुलाइनम एक्टिव फेज में देते हैं तो एग्रवेशन हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं होता। वो उसी लिए बनी है ना, लेकिन कब देना है आपको ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आपके अस्त्र शस्त्र फेल हो जाए ना, तो ये जो मैजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन है ना, ये अपने आप में वो समझिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, लेकिन आपको जब वो ये सब सारी चीजें फेल हो जाए तब जाके वो अप्लाई करना। वो ऑलरेडी हैनीमैन साहब ने इसकी डिस्कवरी बाद में करी है कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, या तो फिर उस मैजम की प्रोमिनेंस ही होना चाहिए, तभी वो हिट होगा। ठीक है, जैसे इस केस में साइकोसिस कितना प्रोमिनेंट था तो थूजा ने काम किया, वहां पर ट्यूबरकुलिनम कितना प्रोमिनेंट था तो काम किया। अभी देखो, बार बार इसको ब्रोंकाइटिस हो रहा है, किसी बच्चे को बार बार ब्रोंकाइटिस हो रहा है, लेकिन ब्रोंकाइटिस और डिसेंड नहीं हो रहा, वो ऊपर ही है। हेलो, तो दिस इज स्टिल साइकोसिस, ये साइकोसिस है। ठीक है, इवन अंदर भी चला गया और उसको ज्यादा तकलीफ नहीं है, बच्चे को एडमिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका पेस ही स्लो है ना। साइकोसिस धीरे धीरे चलता है, आपका धीरे से एक कोई ट्यूमर स्टार्ट हुआ, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। दिस इज साइकोसिस। तो साइकोसिस में डर नहीं है ना। सर अगर जैसे ब्रेन सर्जरी हुई है और उसके बाद सीएसएफ कंटिन्यूअसली बन रहा है बार बार, वो बंद नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या सोच सकते हैं? केस नहीं समझा, फिर से बोलिए। ब्रेन हैमरेज हुआ है, उस ब्रेन की सर्जरी हो गई है उनकी, और उसके बाद फ्लूइड बन रहा है बार बार, उसकी मेडिसिन वगैरह दे रहे हो, फ्लूइड बन रहा है सिर में बार बार, एक्सेस फ्लूइड बन रहा है, तो उस केस में क्या सोच सकते हैं? वो केस लेना पड़ेगा आपको। इतने इतने छोटे से ना, वो फिर अभी मैंने बोला कि वो अनसर्टेन प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आप कहां से जाएंगे,
एक अप्रोप्रिएट रेमेडी टू द पेशेंट, उसके लिए आपको सोचना है। ठीक है, एक मतलब जो जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे आप कहीं कहीं से भी सोचें, आप मेंटल स्टेट सोचें या पूरा उसका मतलब मेंटल फिजिकल पर्टिकुलर कॉन्कोमिटेंट जितना आपको मिल जाए वहां से। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले मेडिसिन ढूंढनी उसके लिए, फिर यदि वो फेल होता तो फिर आपको इधर उधर सोचना है। ठीक है, जी जी। ऐसे छोटे से में कुछ नहीं मिलेगा आपको, गड़बड़ होगा। ठीक है सर, जिन केसेस में काफी स्लो जैसे हीलिंग होती है, काफी टाइम और वो लगता है, उसमें भी हमें साइकोसिस सोचना चाहिए फिर? ये भी साइकोसिस है। ओके सर, थैंक यू। जो साइकोसिस इज नथिंग, कोई अलग से कुछ है नहीं, वो भी एक वैरायटीज ऑफ सिम्टम है। ठीक है, साइलेंट सिम्टम और वही सिंड्रोम है, उस वो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मामला है प्रेजेंटेशन का। साइकोसिस इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, ये प्रेजेंटेशन साइकोसिस कंसीडर कर दिया इसको, है ना। तो ये जब आप मायाजम को समझने के लिए ना आपको पैथोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल मतलब एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी सब आपको आनी चाहिए, तब आप किसी चीज का मायाजम डिसाइड कर पाएंगे आप। ठीक है, वेरी इंफॉर्मेटिव, और शायद यूज वाली चीजें भी काफी रही हैं, तो आगे यूज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, ये मैंने इसीलिए सेशन लिया कि थोड़ा सा जैसे ये सब चीजें ना दिमाग के किसी कोने में रहना चाहिए, वो टोटल भूल जाते हैं हम लोग, हेल्पलेस फील करते हैं कि क्या करें क्या करें, काम आता है ये सब। सर, बीच बीच में ऐसे सेशंस प्लीज ले लीजिए कि ये। मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। हाँ जी सर, वी विल वेट फॉर यू। वो केस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर हेलो। सर कोविड के टाइम पे ना प्रफुल्ल विजयकर सर ने ये अंडरस्टैंडिंग शेयर करी थी कि जो पेशेंट्स है ना जिनको वायरस आ चुका है और दे आर कोविड पॉजिटिव बट कुछ भी सिम्टम नहीं आ रहा है, तो सर ने यहाँ पर ये रूब्रिक लगाया था सीक्रेटिव, और इसमें सर ने ना इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज लगाया था कि मतलब ही इज नॉट रिएक्टिंग एंड बॉडी का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल नहीं है, तो आइज क्लोज सर ने लगाया था। और इसमें सीपिया सर ने मतलब एक मास प्रिस्क्रिप्शन करी थी कि आप इवन स्प्रे भी करिए, तो उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग शेयर करी थी इसमें। तो उन्होंने दोनों ले लिया ना, मेंटल फिजिकल दोनों ले लिया वहां पे। यस सर, यस सर। सर ये इसमें यही लगा था क्योंकि आपने केस में ना कुछ भी माइंड शेयर नहीं किया था, तो यहाँ से पैथोलॉजी के थ्रू ही अपन जाए तो माइंड यहीं से ही निकल रहा था इसका पेशेंट का। मतलब प्रिडिक्टिव वाले जनरली यही प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली ये कनेक्शन है ना, माइंड कनेक्शन है माइंड पैथोलॉजी। अभी देखो ऐसा नहीं कि वो थूजा हो सकता है वो पेशेंट कि थूजा का पेशेंट है वो, ठीक है, क्योंकि माइंड बॉडी का कोरिलेशन तो है ही ना, वो हम लोगों को बैठाना पड़ता है कोरिलेशन। तो अच्छा थॉट्स था सीक्रेटिव। सर ऐसे केस में बोगर बोनिंग हसन अप्रोच जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है ऐसे केस में। डॉक्टर बिल्कुल सर, डॉक्टर शशिकांत तिवारी सर आए थे हमारे यहाँ पे जबलपुर में, उन्हें 10 केस बताए, 10 केस। कौन से? बीटी कौन सी ये बुक है, रिपर्टरी है ना, बोगर बोनिंगसन थेरापेटिक। इससे उन्हें हाँ, इससे उन्हें हार्ट के 10 केस बताए थे, लाइलाज केस, 10 के 10 लाइलाज केस, कोई मेंटल सिम्टम नहीं, और 10 के 10 उनका क्या, सब में हार्ट ब्लॉक का प्रॉब्लम था, किसी में कुछ था किसी में कुछ था, वहां से उन्हें सारे केसेस क्योर किए थे। तो क्या है ना, बॉडी विल नेवर स्पीक लाई, वो गलत नहीं बोलेगी। माइंड हम समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन बॉडी तो बॉडी है, आपको सिर्फ उसको समझ के आपको रेमेडी निकालनी है बस। वो टोटल 100% जो है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है पैथोलॉजिकल केसेस में, है ना। लेकिन वही हैनीमैन ने वही कहा है कि टोटलिटी आप कहीं से भी ले लो, पिक्यूलियर होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए।
सर एक और केस था इसमें, तो फिर भी 47,000 WBC चला गया था। एक केस था सेम वही हाइड्रोसेफलस का था, आई थिंक ब्रेन मेनिंजाइटिस का केस था। उसमें ना patient का बिल्कुल भी किसी भी तरीके का WBC बड़ा ही नहीं था, विद इन नॉर्मल रेंज था, और वो पेशेंट बिल्कुल एकदम कंप्लीट कोमा में था। तो मुझे याद नहीं है ये किसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने पढ़ी थी, बट उसमें यहाँ रूब्रिक इन्होंने लिया था कि इंडिफरेंस हैज नो विल, ऐसे करके एक रूब्रिक है। एक second मैं चेक करके नाइदर बताता हूँ। विल नो विल ऐसा कोई रूब्रिक है। हाँ। और डिजायर नॉर एक्शन ऑफ विल। तो हाँ यहाँ हाँ पे ये चीज थी कि मतलब बॉडी की कोई विल ही नहीं है, कोई कमांड ही नहीं है कि इन्फेक्शन अंदर घुस गया है और ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करके ब्रेन में घुस गया। बट यहाँ पर इसको बॉडी को इतनी ही समझ में नहीं आ रही कि ये रिएक्शन भी करना होता है और WBC को बढ़ाना भी होता है। तो इसमें हेलेबोरस दी थी, आई थिंक मैंने पता नहीं बहुत 2-3 बढ़िया, बहुत बढ़िया। केस हाँ, एलिवोरस। तो तो वो वही ब्रेन ना, में चाहे आप पैथोलॉजी को समझो या माइंड को समझो, आपको समझना है प्रिस्क्रिप्शन पैथोलॉजी कहीं से भी। माइंड, हम्म, पेशेंट की पैथोलॉजी सर माइंड ही बोलती है एक तरीके से। बिल्कुल माइंड ही बोलती है ना वो पैथोलॉजी। कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बताते नहीं है। UTI का पेशेंट मेरे पास था, तो उन्होंने बोला ही नहीं कि मुझे पता था कि हस्बैंड कॉन्फ्लिक्ट जनरली यहाँ पे हो सकता है, तो उसने मुझे कुछ भी बताया नहीं, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट उससे यही पूछा था कि आपको जो है ना, आपकी बीमारी तो कुछ और बोल रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बीमारी, जैसे आपने बोला ना सर, बीमारी तो झूठ नहीं बोलती, तो बॉडी तो झूठ नहीं बोलती, तो वही चीज थी। तो फिर मैंने ना हस्बैंड से पता किया था, देन पूरा सारी चीजें निकली थी। तो कई बार ये सीक्रेटिव पेशेंट्स और ये सारी चीजें लगती है, क्योंकि UTI है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हस्बैंड कॉन्फ्लिक्ट जनरली मैंने देखा है कि मिलता है, कि एंगर या इरिटेबिलिटी या कुछ ना कुछ फ्रिक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ होता है। तो उसमें मैंने जस्ट ये क्वेश्चन किया था कि अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी को ये क्यों हुआ, आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, आपकी बॉडी तो कुछ और बोल रही है। अगर सच में ऐसा है तो फिर आप तो बोल रहे हो नहीं, ये फिर हस्बैंड ने फिर सर सारे राज खोले थे, तो फिर केस निकला था। और सर सीक्रेटिव उसमें मैंने दवाई दी थी। बहुत बढ़िया। तो कहीं से भी आप जा सकते हैं, केस अल्टीमेटली ठीक होना चाहिए और तरीके से ठीक होना होना चाहिए, है ना। इसलिए सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। कोलकाता वाला अलग चल रहा है, विजयकर अलग, जहां से मैंने किया वो अलग, है ना। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट अप्रोप्रिएट रेमेडी। ठीक है, और रेमेडी तभी काम करती है जब वो पिक्यूलियर पे हो, है ना। ठीक है, बाइंड करें, 10 बज रहा है। हेलो सर। जी हेलो मैम। सर, एक पूछना था। एक पेशेंट है, उसको रिकरेंट कीलॉइड हो रहे और वो पूरे बॉडी पे है, तो उसमें एंटी साइकोटिक दे सकते क्या, मतलब माइजेमेटिक ब्लॉक निकालने के लिए? जब आपका रिमेडी काम ना करे तब ये देखिए, आपको पढ़ना है ना कि आपको मायाजमेटिक कब, हैनीमैन साहब ने मायाजमेटिक की खोज करी और उनको कब लगा कि ऐसा रिमेडी हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू श्योर कि आपका रिमेडी एकदम करेक्ट है और वो फेल हो रही है। और ऐसे नहीं, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं ना। एक बार एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी देख के आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर, फिर आप अपना रेमेडी स्टार्ट करिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। चलिए, थैंक यू। Gratitude to our master Haniman again and all mentors, Dilip Jani sir, Chandra sir, Praveen sir, Manoj sir, and all you all participant also. Thank you. Bye bye. Thank you sir. Thank you, sir.